हेलो बच्चों। तो भाई आज जो है कुछ खास चीज बताने वाला हूं। खास चीज ऐसा कि जैसे रिजल्ट आ रहे हैं बच्चों के, है ना। तो जब रिजल्ट आते हैं तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं और कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया, राइट। इसके पहले भी महाराष्ट्र का आया था, एमपी का आया था सेकेंड ईयर का, हरियाणा का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया। तो बच्चों का क्या है, कुछ बच्चों के ने रिजल्ट सेंड किए तो उनके पेपर बहुत अच्छे हुए थे। ओवरऑल बच्चे ऐसे हैं कि 70 to 80% नंबर लेके आए हैं। कितने? 70 to 80। लेकिन उसके बाद भी उनका यह कहना है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें उनको नंबर कम दिए गए। अब इस केस में उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको री इवेल्युएशन भरना चाहिए या फिर स्क्रूटनी करवानी चाहिए? ठीक, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कब रिवैल्यूएशन करवाएं, कब स्क्रूटनी करवाएं, या करवाएं या ना करवाएं, राइट। तो मेरे पास कई बच्चों के फोन आए कि सर नंबर तो 78% आ गए लेकिन फार्मेसी लॉ इथिक्स में नंबर कम आए हैं, राइट। अब तक कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसकी बैक लगी हो, उसने मुझसे पढ़ा हो और बैक लगी हो किसी भी सब्जेक्ट में, अब तक नहीं मिला। और उम्मीद यही करता हूं कि आगे भी नहीं मिलेगा। मुझसे पढ़ने का मतलब पास होने की गारंटी तो है ही है। लास्ट में नहीं भी तुम पढ़े रहोगे तो लास्ट में जो मैं सुपर मॉडल पेपर प्रोवाइड करा देता हूं वो रामबाण बन जाते हैं बच्चों के लिए। टेस्ट सीरीज एमसीक्यू संभाल लेती है ना। तो कोशिश यही रहती है। फार्मेसी लॉ एथिक्स, दूसरी बात बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन, फार्मेसी लॉ एथिक्स के नंबर नहीं जुड़े। ध्यान से देखो, नंबर रिजल्ट में ही हैं, तुम्हारे प्रैक्टिकल नंबर नहीं जुड़े क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसीलिए आपके रिजल्ट में प्रैक्टिकल नंबर के सामने फार्मेसी लॉ एथिक्स में डैश डैश है। तो पहली चीज तो बच्चे डर जा रहे हैं डैश डैश से कि डैश डैश मतलब नंबर नहीं चढ़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं, उसके सामने देखो जरा, उसके ठीक ऊपर लिखा हुआ है प्रैक्टिकल मार्क्स, इधर लिखा है थ्योरी मार्क्स। तो थ्योरी मार्क्स में चढ़ा हुआ है, जब प्रैक्टिकल होता नहीं फार्मेसी लॉ एथिक्स में तो प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे नहीं, राइट। तो ये चीज हो गई। दूसरी बात ये कि बच्चों के नंबर आए 70-80%। तो जो नंबर आ रहे हैं, तो देखो पहली चीज 70 to 80% आए, मैं कहता हूं 60 से 70% आए। जिस रेंज में भी अल्टीमेटली अगर आप पास हो हर सब्जेक्ट में अगर पास हो, तो मेरा अपना मानना है कि स्क्रूटनी और रीइवैल्यूएशन के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। ना स्क्रूटनी में जाओ ना रीइवैल्यूएशन में जाओ। पहले तो चीजें समझो, क्या होता है स्क्रूटनी और क्या होता है रीइवैल्यूएशन। एक चीज होती है स्क्रूटनी और एक होता है रीइवैल्यूएशन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो बच्चों को यही कि इनमें होता क्या है। देखो, जो स्क्रूटनी होती है इसमें और कुछ नहीं, जो तुमने कॉपी लिखी है, मान लिया पहले में 1 नंबर मिला, दूसरे में 5 मिला, तीसरे में 6 मिला, चौथे में 7 नंबर मिला, है ना। अब इसको 15, 16, 17 जिस तरह से भी तुम बांटना चाहो, जो भी है, ठीक। इधर भी केस वही, कॉपी तुम्हारी वही है, 10, 15, 16 और 17। होता क्या है, स्क्रूटनी जब आप करवाते हो, स्क्रूटनी के लिए जब आप टिक करते हो उस पर, तो कोई टीचर जो आपकी ये कॉपी रखी है वो सिर्फ क्या करेगा, जो नंबर किसी टीचर ने कॉपी चेक करके आपकी कॉपी पे जो नंबर चढ़े हैं उन नंबर्स की टोटलिंग कर लेगा स्क्रूटनी में, और कुछ नहीं। अगर कोई क्वेश्चन, कोई आंसर आपका चेक नहीं है तो उसे वो चेक नहीं करने जाएगा। जो नंबर चढ़े हैं उन नंबर का सिर्फ और सिर्फ टोटल कर लेगा कि टोटल सही है कि नहीं। यह होता है स्क्रूटनी में। सिर्फ और सिर्फ जो आपने लिखा है, जो पहले टीचर ने चेक कर दिया है, तो दूसरा जो टीचर जाएगा वो कॉपी को खोलेगा और सिर्फ कैलकुलेटर लेके या ओरली ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करके टोटल मार्क्स कितने हैं वही जोड़ने का काम करेगा स्क्रूटनी में। फिर रीइवैल्यूएशन में क्या होता है, रीइवैल्यूएशन का मतलब ही होता है पुनर्मूल्यांकन। यार हिंदी लिख के तो गड़बड़ कर दी।
मूल्यांकन, है ना। देख लेना यार, ये शायद इस पे रहेगा पुनर् में, है ना, पुनर्मूल्यांकन, है ना। तो अब सही है कि नहीं, अरे यार वो तुम लोग देख लेना, ठीक। हिंदी थोड़ी सी फीस माफ थी, अब सही है कि नहीं ये तो हमको भी नहीं पता है। रीवैल्यूएशन का मतलब पुनर्मूल्यांकन, कहने का मतलब ये जो नंबर आपको मिले हैं इनसे टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा टीचर जाएगा, नए सिरे से आपकी कॉपी चेक की जाएगी। अब टीचर कैसा है, क्या पता पहले वाले ने अच्छा दे दिया और दूसरा जाए ज्यादा गड़बड़ कर दे, है ना। तो कहने का ये भी हो सकता है कि तुम 7 नंबर पाए और दूसरा टीचर तुमको 50 नंबर दे दे, क्योंकि तुमने लिख रखा है। भाई 7 नंबर क्यों मिला, किसी मिस्टेक से मिला, मिला नहीं मिला, जो भी है XYZ, दूसरा टीचर जाएगा एक तरफ से कॉपी चेक करेगा, हो सकता है 50, कई बार ऐसा हुआ है 3 नंबर पाने वाला बच्चा भी 50 नंबर पाया है, ठीक, 3 नंबर पाने वाला भी 50 नंबर पाया है। इसमें जो ज्यादा देखा गया है वो देखा यह गया कि जिसके नंबर ज्यादा कम होते हैं उसको रिवैल्यूएशन करा लेना चाहिए, अगर उसे कॉपी अच्छी लिखी तो रिवैल्यूएशन करा लेना चाहिए। लेकिन अगर ऑलमोस्ट हो तुम 22-23 नंबर के आसपास हो तो ये देखा गया है एवरेज, मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ वहां क्या होता है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर अगर आपके हैं तो इनमें कोई चेंज नहीं होता, कुछ नहीं किया जाता, वही नंबर एज इट इज आ जाते हैं। 1-2 बार केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे के मान लिया 35 नंबर थे, अब बच्चे को लगता है कि हमारे 50 नंबर आने चाहिए थे, 50 आने चाहिए थे, 35 आए, उसने रिवैल्यूएशन करवा दिया, घट के नंबर हो गए 21, और जैसे ही 21 नंबर हो गए वैसे ही उसकी बैक लग गई। मुझे मालूम है यह चीज सुनने के बाद कई लोग कमेंट करोगे कि सर घट कैसे सकते नंबर। देखो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये तुमको अभी अंदाजा नहीं है, तुमको अभी अंदाजा नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बोर्ड क्या कर सकता है जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। यहां पे ये स्थिति भी है कि एक बच्चा सभी सब्जेक्ट में किसी में 70, 70, 55, 60, है ना, 65 इस तरह नंबर लाता है, और किसी एक सब्जेक्ट में उसके 3 नंबर भी आ जाते हैं। अब जरा सोच के बताओ कि फार्मेसी में जो बच्चा बाकी सब्जेक्ट में इतने नंबर लेके आता है, मतलब पढ़ने में वो ब्रिलियंट नहीं एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, तो ये कैसे हो सकता है कि किसी भी एक सब्जेक्ट में सिर्फ 3 नंबर आए। ये भी मैंने देखा है, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, मतलब जो बच्चा टॉप किया है, इतने के बाद भी सबसे हाईएस्ट नंबर क्लास में उसी की हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में बैक। तो होने को तो बहुत कुछ होता है, और क्या क्या होता है खुद ही देख रहे हो कि आजकल टीचर्स कॉल कर रहे हैं बच्चों के पास है कि पैसे दो तो नंबर बढ़ा दें, तो कुछ भी हो सकता है ये, मतलब। और मैं ये नहीं कहता सिर्फ यूपीबीटी की बात, किसी भी बोर्ड की बात, हर बोर्ड, चाहे आप वेस्ट बंगाल ले लो, बेंगलोर ले लो, महाराष्ट्र ले लो, एमपी ले लो, बच्चों को देखो सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे नंबर, कोई एक आध सब्जेक्ट लटका दिया, तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास हो तो कम नंबर से ही संतोष कर लो। फर्जी रीवैल्यूएशन के चक्कर में पड़ोगे तुम्हारा रिजल्ट लेट हो जाएगा, रिजल्ट लेट हो जाएगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन लेट हो जाएगा। वैसे भी जो बच्चे फर्स्ट ईयर में अभी हैं, फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए हो, जैसे हरियाणा बोर्ड वाले बहुत सारे बच्चे हैं, सर एग्जाम टाइम पे आपका चैनल मिला, सिर्फ आपके मॉडल पेपर से पास हो गए, सेकेंड ईयर में हम शुरू से ही आपके चैनल पे पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो उन सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। फर्स्ट ईयर पास आउट किए हो, एग्जिट एग्जाम, उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था रिजल्ट अपडेट पे, उसमें मैंने एग्जिट एग्जाम की थोड़ी सी डिटेल दी थी। 2-4 बच्चों ने कमेंट किया सर आप डराते बहुत हो। बेटा मैं डरा दूं, थोड़ा सा डर के थोड़ा सा पढ़ लो और पास हो जाओ, कैरियर बन जाएगा। रिजल्ट जब आएगा और 4 सब्जेक्ट में बैक, अभी नहीं डरोगे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहो, मैं सबको बोल दूं अरे कुछ जरूरत नहीं है पढ़ने की, सब के सब पास हो जाओगे। बाद में पता चला 4 सब्जेक्ट में बैक, बाद में पता चला 4 सब्जेक्ट में बैक। अब ये बताओ ये डरना ज्यादा ठीक है
या मैं डराऊं वो ज्यादा ठीक है। टीचर का काम होता है सच्चाई बताना, ये बिल्कुल नहीं बताना कि तुम किस बात से खुश होते हो। आजकल जमाना बदल गया, लोग क्या करने लगे हैं, स्टूडेंट को जो बातें पसंद है वो वही बातें बोलना शुरू कर दिए हैं। स्टूडेंट भी खुश, वाह भाई वाह, और साल के आखिरी में जब रिजल्ट आता है तो ढेर का मतलब उससे। इससे अच्छा है कि पहले डर लो, और डर के थोड़ी सी मेहनत थोड़ी ज्यादा कर लो कि जो बैक लगने वाली है, जो एग्जाम लटकने वाला, वो एग्जाम निकल जाए। राइट? तो तुम कुछ हो कमेंट करो, मैं वही बोलूंगा जो तुम्हारे भले के लिए होगा। आज चीजें नहीं समझ में आती, याद करो, आज भी माँ बाप जब कोई बातें बोलते हैं, चाहे छोटे रहे हो चाहे हम लोग हैं, तो लगता क्या लेक्चर देते हैं, तो वो उनके लेक्चर नहीं होते बेटा, वो उनके जीवन का एक्सपीरियंस होता है। वो चीजें तुम तब समझ पाओगे जब खुद बाप बनोगे, जब खुद माँ बाप बनोगे तभी ये चीजें समझ में आएंगी, और तब लगेगा कि जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लेगा, क्या पापा लेक्चर दे रहे हो, क्या मम्मा लेक्चर दे रही हो। राइट? तो वो तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस। उसी तरीके से मैं जो बातें बता रहा हूं, मेरे अपने भाई कितना भी हो, तुमसे 15-20 साल सीनियर हूं इस फील्ड में। भाई 2010 में मेरा एमफॉर्म पास आउट है, 2010 में मैंने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है, अभी 2023 में तुम अपना डिप्लोमा या बी फॉर्म कर रहे हो। सोच के देख लो कितना लंबा डिफरेंस, 20 साल से भी ज्यादा का, 20 क्या 15 साल तो लगभग हो ही रहे है ना। तो इतना लंबा डिफरेंस गैप है, तो भाई बीच का जो एक्सपीरियंस है मेरा, वही चीजें तो बता रहा हूं। आज तुमको लेक्चर लग रही, जो बच्चे सेकेंड ईयर जो पास आउट हुए हैं, मैंने उनसे एक बात कही थी कि ये जो पढ़ाई का टाइम है दुनिया में सबसे आसान है। जिस दिन पढ़ाई करके पास आउट होके निकलोगे और जिस दिन से तुम्हारी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग शुरू होगी, ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूं, ट्रेनिंग शुरू होगी, उसी दिन से तुमको पता चलने लगेगा कि दुनिया कितनी खराब है। जो बच्चे सेकंड ईयर पास आउट हुए, जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनके रिजल्ट नहीं आए, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बच्चे अब कमेंट करके बोलते हैं बिल्कुल सही कह रहे थे सर आप। आज अभी तुम्हें हमारी बातें जरूर खराब लगेंगी, लेकिन जिस दिन रियल लाइफ में पहुंचोगे, जिस दिन जॉब पे पहुंचोगे, जॉब का एग्जाम्पल उसी से ले लो कि एक मजदूर लेके आते हो, और वो मजदूर अगर 10 मिनट बैठ जाए तो 20 गाली मारते हो कि बैठे क्यों, तुमको काम करने के लिए लाया गया है। तो ऐसे ही प्राइवेट नौकरी होती है। राइट? तुम्हारे फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारे सर में दर्द है, तुम्हें बुखार है, तुम्हारा काम करने का मन नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फिट है, जो काम कर सकते हो, उसी की पूछ होती है। राइट? तो अभी थोड़ा सा डर लो, ठीक है, मैं कहता हूं समय है पढ़ाई का, पढ़ लो। एग्जिट एग्जाम बहुत छोटे हैं, सोच लो तुम आज की डेट में डी फॉर्म कर रहे हो, डी फॉर्म कर रहे हो, क्यों डी फॉर्म कर रहे हो? इसलिए क्योंकि अगर किसी ने 9th से 12th के बीच में, 9th से 12th के बीच में अगर किसी ने बता दिया होता कि 9th से पढ़ाई शुरू करो और 10th तक, 12th तक बहुत अच्छे से तैयारी कर लो, अगर ये सिलेबस कवर कर लिया तो नीट का एग्जाम के लिए तुमको कोई कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर किसी ने समझा दिया होता कि 9th से लेकर 12th तक अगर अच्छे से पढ़ लिया और नीट की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, 12th पास होते ही नीट क्वालिफाई हो जाते। यही सिलेबस है नीट का, जिसके लिए लाखों रुपए फीस दी जाती है, 9th से लेकर 12th तक का ही पढ़ाते हैं। सोच के देखो बेटा, आज अगर नीट क्वालिफाई कर जाते हो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी। भाई जिस घर में एक डॉक्टर हो जाए, सोच के देखो डॉक्टर्स की कमाई कितनी है, तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। आज छोटा सा कोर्स करो डी फॉर्म, मैं कह रहा हूं डी फॉर्म करो, वही अच्छे से कर लो। उसमें बच्चे कमेंट करते सर आप डराते बहुत हो। अरे तुम डरते क्यों हो, पढ़ाई करो, डरने की जरूरत ही नहीं है। राइट? तो तैयारी करो, पढ़ाने के लिए मैं सफिशिएंट हूं। कुछ भी जॉब से लेके करियर ओरिएंटेशन से लेके कुछ भी समस्या तुमको है, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, हमने तो 10 टीचर भी नहीं रखे, अकेला मैं ही हूं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। राइट? तो सारी चीजें बताने के लिए मैं खुद कैपेबल हूं। जीवन का एक्सपीरियंस, चाहे टीचिंग का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे मार्केट का हो, हर चीज का एक्सपीरियंस है जो मेरे पास नहीं। बताओ, मैं बंदे लेके आऊंगा, समझवाऊंगा आपको, उनसे आपका इंटरव्यू कराऊंगा, इंटरेक्शन करवाऊंगा, सब कुछ अवेलेबल है, बस तुमको करना। आजकल तो पढ़ाई बहुत आसान हो गई है। हम लोग 2-2, 3-3 हजार रुपए एक एक सब्जेक्ट की फीस दिया करते थे, और टीचर के पास 10-10 किलोमीटर दूर साइकिल चला के जाते थे। सोच के देखो, और तब जाके आजकल तो एप्लीकेशन ऑन करो, नेट ऑन करो, सब कुछ अवेलेबल है।
कितने चीप, मतलब जितने में हम 1 महीना पढ़ते थे उतने में तुम 3 साल पढ़ सकते हो। 1 महीने की फीस, मैं अपने बच्चे की फीस 3000 रुपए, LKG में बच्चा 3000 रुपए देता हूं उसके, सोच के देखो 1 महीने की, तो कितना आसान हो गया है। तो कुल मिला के बेटा घर वालों ने बड़ी मुश्किल से पैसा अरेंज करके पढ़ाई कराई है, पढ़ लो, रिजल्ट आएगा, और रीवैल्यूएशन और स्क्रूटनी के चक्कर में ना फंसो। अगर ऑल क्लियर पास हो गए हो, हाँ अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगती है, किसी सब्जेक्ट में बैक लगती है, तो फिर री स्क्रूटनी के चक्कर में ना पढ़ के मैं यही कहूंगा सीधे री स्क्रूटनी ना करवा के सीधे रीवैल्यूएशन करवाओ, क्योंकि स्क्रूटनी में कुछ नहीं है। स्क्रूटनी में मान लिया किसी टीचर ने गलती से तुमको 7 नंबर दे दिए, सभी में एक एक नंबर दे दिए, तो स्क्रूटनी में जाओगे तो सामने वाला सिर्फ इन नंबर्स को जोड़ लेगा और जोड़ के समझा देगा, जोड़ के बता देगा हाँ भाई 7 ही नंबर इस बंदे के हैं, बढ़ नहीं रहे कहीं से, तो वहां फंस जाओगे। इसीलिए स्क्रूटनी के लिए बैक आए तो बिल्कुल नहीं, रीइवैल्यूएशन के लिए हमेशा ट्राई करो। रीइवैल्यूएशन में चांसेस बनते हैं, नया टीचर जाएगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, लेकिन ये तभी करना जब बैक हो। अगर बैक नहीं है तो चुपचाप बैठ जाओ और किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। कैसे तैयारी करनी है, एवी केमिस्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन पे सफिशिएंट सब कुछ पड़ा हुआ है, जो चीजें बची हुई हैं वो चीजें अपलोड धीरे धीरे करके हो जाएंगी, राइट। तो कंप्लीट पैकेज है एवी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे मिलेगा, सब कुछ पढ़ सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। बाकी कोई समस्या हो कमेंट करो, फोन नंबर दे रखा है हमने, है ना, जितने भी पेड मेंबर्स हैं सबके पास मेरा नंबर है। एवी इवन जिनके पास भी एवी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन है उन सब के पास मेरा नंबर है। आए दिन गुड मॉर्निंग के साथ मैं अपना नंबर सेंड कर देता हूं एवी केमिस्ट्री क्लास, जिन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया सिर्फ डाउनलोड करके रखा है उनके पास भी मेरा नंबर है, ठीक है। तो पढ़ाई करो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, रॉकेट नहीं लॉन्च कर रहे हो, रॉकेट लॉन्च तो चंद्रयान 3 इसरो ने किया, राइट। तो डॉक्टर पी सिवान और एस सोमनाथ ने किया। सोच के देखो, चंद्रमा जिसको हम सही से देख नहीं पाते हैं वहां पे सोचो पहुंच गए, अब विक्रम लैंडर उतार दिया, कितनी बड़ी बात है। तो वो एक बड़ा काम है, उन्होंने मेहनत करी है। ये सब क्या है, दूसरे लोगों ने पढ़ रखा है, किताबों में लिखा हुआ है, हम जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सिर्फ तुमको समझना है और एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर देना है, बाकी कुछ नहीं, नथिंग। इससे आसान काम दुनिया में कोई नहीं होता, ओके। तो पढ़ाई करो, डरने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, ओके। चलो भाई, ऑल द बेस्ट।